हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये ऐसा चैनल जहाँ पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए आप लोगों को किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन स्टूडेंट्स आप लोगों की प्रिपरेशन की, आप लोगों की स्टडी का जो ध्यान है वो बहुत ही अच्छे से रखता है, और इसीलिए अब जो है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स जो हैं वो भी अवेलेबल है। हमारी ये जो बुक्स हैं ये आप लोगों को वेरियस सब्जेक्ट्स एंड वेरियस क्लासेस में अवेलेबल मिलेगी, और ये जो बुक्स हैं या आप लोगों की नीड्स को केटर करने के लिए वेरियस जो है पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक सैम्पल पेपर्स की अलग बुक हो जाएगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की अलग बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग बुक है। इफ़ अगर आप लोग इन बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से रिच है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उसे आपको फॉलो करना है, एक फॉर्म फिल करना है और उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो आप लोगों से बहुत ही जल्द कनेक्ट करेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से आपको जो बुक्स है वो प्रोवाइड की जाएगी। सो आई होप सो कि आप लोग इन बुक्स को ज़रूर एक्सेस करेंगे, एंड इट्स माई एडवाइस, प्लीज़ डू गो एंड हैव दीज बुक्स, बिकॉज ये बहुत ही जो है आप लोगों को हेल्प करने वाली, बहुत ही अच्छे से हेल्प करने वाली है आप लोगों की स्टडीज़ को एंड आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट करने में। इसी के साथ में स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे अपनी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर है फॉर दी बोर्ड एग्जाम्स, उसका जो पेपर 3 है उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आई होप सो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अब बारी आती है पेपर 3 की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अब जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, इस वीडियो में भी आप लोगों को बोलूँगी, दैट इज़ जो भी एग्जाम होता है आपका, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो या चाहे वो हमारे सैम्पल पेपर्स भी हैं, तो भी ये आपका एक हैबिट बनाओ कि आप जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आप एक बार पढ़ो। ठीक है, और इन्हें क्यों पढ़ना है, बिकॉज स्टूडेंट्स दीज आर नेसेसिटी। ठीक है, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज कई बार जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस में ऐसी चीज़ें लिखी होती है जो कि हमें नहीं पता होती है, तो वो चीज़ अगर आप पढ़ लो तो आपका जो है एक क्लैरिटी रहे आपके माइंड में कि आपको क्या चीज़ है, कैसे जो है आंसर करना रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग भी जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ में। एज वी नो कि सैम्पल पेपर्स आर अ कॉपी ऑफ, नॉट कॉपी ऑफ तो सही नहीं होगा वर्ड, बट वी कैन से कि फॉर्मेट की जो कॉपी है वो रहती है ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा वैसा ही जो हमारे पास में सैम्पल पेपर्स होते हैं। सो अकॉर्डिंगली हमारे जो टाइम अलाउड रहेगा दैट वुड बी फॉर 3 आवर्स। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखना। अब वैसे ही आप वीडियो में देख रहे हो तो आप लोग इतना जो है उसे नहीं कर पाओगे कि आप 3 आवर्स जो है लेके बैठो और 3 आवर्स में उसे कंप्लीट करो, बट आपको ट्राई ये करना है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताते जा रही हूँ, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो आप ये ट्राई करना है कि मैं आपको आंसर बताऊं उसके पहले आप खुद जो है उसका आंसर लिखो। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स वाले भी क्वेश्चन है एमसीक्यूज के अपार्ट, उसमें भी ये ट्राई क्या करो कि आप खुद उसका आंसर लिखो। उसके बाद में जो मैंने यहाँ पर आंसर बताया उसके साथ में आप उसे मैच करो। जो चीज़ें आपने नहीं लिखी है वो आप यहाँ से अगर ले सकते हो, अगर वो चीज़ें आप उसे इंक्लूड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपका आंसर एफिशिएंट बनेगा। कैसे जो है वेरियस क्वेश्चंस को आंसर करना है उसे समझो, और कहाँ पर क्या डाउट आया है उसे समझो। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो उसमें आपको क्या आंसर करना है उस चीज़ को आप लोगों को यहाँ से समझना रहेगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो सारी चीज़ है, ये जो सारे क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक टॉपिक जो है वो मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाया है, पढ़ाया है। इफ़ अगर इन केस आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो क्या करना कि जो हमारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो है ना, उन्हें एक बार आप लोग एक्सेस करने ला। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करवा रही हूँ तो ये बात मुझे तो यही पता है ना कि भाई आप लोगों ने जो आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया तभी आप आपका सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो मैं उतना डीप में जो है आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी जितना मैंने एक एक पर्टिकुलर वीडियो में एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके किया है। और वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और अगर मैं सब में बहुत ही डिटेल में जाऊंगी तो आपका जो वीडियो है वो बहुत लेंदी बन जाएगा, फिर आप लोग ही कंप्लेन करोगे कि मैम वीडियो बहुत लेंदी हो गया है। इसलिए आपको थोड़ा सा जो है ना कष्ट करना है अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो। ठीक है, जो डिटेल्ड वीडियोस है उन पर जाना, उन वीडियोस को देख लेना और अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना, फिर आकर जो है वापस से क्या कर लेना, इस वीडियो को एक्सेस करके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो अपनी कंप्लीट कर लेना। ठीक है,
सो टाइम अलाउड आपके एग्जाम में 3 आवर्स का रहता है। कितने मार्क्स का रहेगा? सो दैट वुड बी ऑफ 80 मार्क्स। 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। उसके बाद में इस पेपर में 2 आपके क्या रहेंगे? सेक्शंस रहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यू हैव 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही जो है मार्क्स स्कोरिंग थिंग है आप लोगों के लिए। अगर 80 में से 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं और अगर आप 20 जो है एमसीक्यूज को सही आंसर कर देते हो तो आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर एकदम पक्के हो जाते हैं 20। तो और ये बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग चीज़ है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा जो है ना एमसीक्यूज पर प्रॉपरली ध्यान देना। और एमसीक्यूज कहीं बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक है, उसी से पूछे जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं आउट ऑफ दी कंटेक्स्ट आप पढ़ रहे हो। जो आपकी बुक्स है ना, उन्हें अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप एमसीक्यूज को प्रॉपरली आंसर कर पाओगे। ठीक है, 10 एमसीक्यूज आपके मैक्रो के हो जाएंगे, 10 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हो जाएंगे। उसके बाद में जो है 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो आपको 60 to 80 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में यू हैव 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 4 मार्क्स के हैं। इन्हें आपको 80 to 100 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। एंड यू हैव 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके 6 मार्क्स के हैं। इन्हें आपको 100 to 150 वर्ड्स में जो है कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, वर्ड लिमिट बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। फालतू में किसी भी पर्टिकुलर आंसर को जो है आपको लेंदी नहीं बनाना है, उसे खींच कर जो है उसे जो है आंसर की लेंथ को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना, क्वांटिटी पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और जो वर्ड लिमिट है उससे बिल्कुल आपको स्पेसिफाई करके चलना है। 60 to 80 वर्ड्स लिखा है तो बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि 80 वर्ड से ज्यादा जो है आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, 60 तक ही खत्म कर दो, काफी है, उतना भी काफी है। उससे ज्यादा भी अगर आप नहीं जाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आई गेस ये चीजें क्लियर है। क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करते हैं। सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। मेरे आंसर बताने के पहले आपको खुद का आपका जो है आंसर बताना है, आपको खुद का जो है सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। तो वो एक्सरसाइज आपको अपने लेवल पर जो है प्रैक्टिस करनी रहेगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं और अपने सैम्पल पेपर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए आया हमारे पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन 1 to 10 इसमें आपके एमसीक्यूज हैं, देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से क्या है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? ऑप्शंस यू हैव टू एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी है आपका टू एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया, सी है टू एक्ट एज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड डी इज टू इशू कॉइन्स एंड 1 rupee नोट। कौन सा फंक्शन नहीं है आरबीआई का? तो क्या आरबीआई कॉइन्स इशू करती है? नहीं करती। 1 rupee नोट इशू करती है? नहीं करती। ये कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वुड बी योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें एक और वाला क्वेश्चन है। और वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि आपको एक ही क्वेश्चन को आंसर करना है। 2 क्वेश्चंस को आंसर करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन जो है आपको आंसर करना रहेगा। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड डैश एंड डैश, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स में क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी? फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो या पोस्ट ऑफिस सेविंग। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या आएगा स्टूडेंट्स? आपका सेविंग अकाउंट डिपॉजिट आएगा। इसके अलावा आपका करेंट अकाउंट डिपॉजिट आएगा। तो 1 and 3 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन यू हैव 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1 and 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3। ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। Other things remaining the same, when in a country the market price of foreign currency rises, national income is likely. Options are likely to rise, likely to fall, likely to rise or to fall, both not affected। क्या बोला गया कि other things remaining same। ठीक है, बाकी सारी चीजों को हम कांस्टेंट मानो, सेम मानो। जब एक कंट्री में मार्केट प्राइस जो है फॉरेन करेंसी का अगर राइज होता है तो नेशनल इनकम पर उसका क्या इफेक्ट होगा? अब देखो इसे थोड़ा सा समझ लो। लेट्स अज्यूम ₹50 इज इक्वल्स टू $1 होता है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं? फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है वो बढ़ गया। फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ गया, ₹60 हो गया है, ये $1 के बराबर ही है। ऑल राइट, ये चीज हुई। अब
फॉरेन करेंसी किस चीज में यूज आती है? फॉरेन करेंसी यूज आती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूमने के लिए, राइट? ये हम बोल सकते हैं रेमिटेंसेस प्रोवाइड करने के लिए। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, हम यहाँ पर सिर्फ जो है ट्रेड वाले सिस्टम को लेते हैं, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेते हैं। इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट हुए यूएस में, अगर गुड्स यूएस में गए हैं तो यूएस से इंडिया में क्या आएगा? मनी आएगा, ठीक है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, इंडिया से जो गुड गए हैं वो आपके 120 रुपीज के हैं, ठीक है। अगर 120 रुपीज के गुड हैं और अगर ये पर्टिकुलर जो है प्राइस चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो कितने डॉलर आएंगे यूएस से इंडिया में? $1 एंड पॉइंट समथिंग समथिंग, क्योंकि $2 तो ज्यादा हो जाएंगे, सॉरी $2 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, क्योंकि $2 में कितना होगा? 100 रुपीज होगा और 20 रुपीज और पे करना है तो $2 के ऊपर पे करना पड़ेगा। अब ये प्राइस सेम है, ठीक है, गुड में प्राइसेस में चेंज नहीं है, सिर्फ हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके प्राइस में चेंज है। 60 रुपीज का हो गया है, तो अगर 60 रुपीज का $1 हो गया तो अब कितना जो है डॉलर पे करना पड़ेगा यूएस वालों को हमें? तो दैट वुड बी $2, मतलब कि उनके हिसाब से गुड जो है वो $2 का हो गया, रिलेटिवली उनके लिए चीपर हुआ है गुड, राइट। अब वी नो कि ये नॉर्मल हमारा लॉ ऑफ डिमांड चलता है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। यूएस वालों के लिए ये जो पर्टिकुलर गुड है उसकी प्राइस क्या हुई है? कम हुई है, तो उनके लिए अगर प्राइस कम हुई है तो वो क्या करेंगे? डिमांड को इंक्रीज करेंगे। अगर वो डिमांड को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो नेशनल इनकम है उस पर इसका क्या इफेक्ट है? नेशनल इनकम विल राइज, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स? अगर आपकी जो है सारी चीजों को हम कांस्टेंट रखें और अगर जो फॉरेन करेंसी है वो अगर उसकी प्राइस राइज होती है तो उसकी वजह से नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेशनल इनकम इज लाइकली टू राइज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आई गेस कि अब तक आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे आंसर करना होता है। क्या करना है आपको? सबसे पहले असर्शन पढ़ो, ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ। रीजन में क्या करना है हमें? सबसे पहले हम रीजन पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद में अगर मान लो दोनों ट्रू निकलते तो हम क्या बताते हैं कि क्या ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, अगर नहीं एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये केस हो सकता है कि असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है? फॉल्स है, तो उस केस में ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। या फिर इसके अलावा ये हो सकता है कि आपका असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है? रीजन ट्रू है, तो उस केस में आपका ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इट मीन्स कि बेसिकली हमें सबसे पहले जो है डील करना होता है ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड टू योर असर्शन एंड रीजन, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या चीज गिवन है और क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। असर्शन इज सेंट्रल बैंक लोअर द कैश रिजर्व रेशियो टू इंक्रीज मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक जो है वो अपना कैश रिजर्व रेशियो जो है उसे कम करती है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। क्या ये पर्टिकुलर चीज सही है? बिल्कुल सही है। अगर CRR कम होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो ये ट्रू है। रीजन है द सेंट्रल बैंक यूजेस द रिजर्व रेशियो एज वन ऑफ इट्स की मॉनेटरी पॉलिसी टूल। जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व रेशियो को यूज करती है एक की मॉनेटरी पॉलिसी टूल के रूप में, ओके, उसके फॉर्म में। क्या ये बात सही है? नो, दिस इज फॉल्स। जो की मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं सेंट्रल बैंक के, दे आर मोस्टली रेपो रेट, ठीक है। तो ये चीज क्या है? ये फॉल्स है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? योर करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। असर्शन आपके पास में इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ गोल्ड विल हैव अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन बीओपी सिचुएशन, ठीक है। बीओपी में हम क्या इंक्लूड करते हैं? बीओपी में जो है हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो है किसका? फॉरेन एक्सचेंज का, वो लिखते हैं, ठीक है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को। तो अगर मान लो जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो अगर इंक्रीज हो जाए गोल्ड की तो उसका फेवरेबल इफेक्ट होगा किस पर? बीओपी सिचुएशन पर। क्या ये बात सही है?
यस ट्रू है। कैसे ट्रू है? देखो अगर गोल्ड पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो गोल्ड का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। गोल्ड का अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो जो हम लोग हैं क्या करेंगे? उसकी डिमांड कम करेंगे। अगर हम उसकी डिमांड कम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जो आउटफ्लो है वो हमारी कंट्री से कम हो रहा है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और अगर आउटफ्लो कम हो रहा है तो वो चीज़ तो अच्छी है ना, राइट? हम यही तो चाहते हैं कि आउटफ्लो जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो हमारी कंट्री से कम हो और इनफ्लो ज्यादा हो। तो आउटफ्लो कम होगा तो वो चीज अच्छी है, ठीक है, वो फेवरेबल है। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल फॉल, फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो डिमांड है वो फॉल होगी क्या इस चीज से? तो यस, ये जो है ये भी आपका ट्रू है, क्योंकि अब हम गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं या उससे रिलेटेड चीजें नहीं ले रहे हैं, तो अब हमारी जो डिमांड है वो फॉल हो रही है। और अगर डिमांड फॉल हो रही है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, तो वो एक वही जो है वो आपका फेवरेबल इफेक्ट कर रही है बीओपी सिचुएशन पे। तो आपका रीजन भी ट्रू है, आपका असर्शन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? और ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है? तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Read the following statement carefully and choose the correct alternative from the following। हमें जो है स्टेटमेंट को पढ़ना है और करेक्ट जो अल्टरनेटिव है वो चूज करना है। दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अल्टरनेटिव्स हम लोग अगर देखें तो बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ दी स्टेटमेंट आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है? दैट मीन्स बेसिकली हमें इनमें भी क्या करना है? ट्रू और फॉल्स ही बताना रहेगा। स्टेटमेंट 1 है, डीमोनेटाइजेशन वाज द step taken by the government in order to tackle the problems of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the Indian economy। Is this true? बिल्कुल ट्रू है, इसीलिए जो है डिमोनेटाइजेशन लेकर आया गया था इन सारी चीजों से जो है टैकल करने के लिए। स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है? डिमोनेटाइजेशन हैज इंश्योर्ड इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंसेस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या जो है डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो है इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंसेस देखा है हम लोगों ने इंडिया में ओवर द टाइम पीरियड? बिल्कुल देखा है। तो ये भी क्या है? ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या है? दोनों ही ट्रू है। तो अल्टीमेटली करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है? फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फिर से जो है स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन है, देखते हैं क्या गिवन है। मनी सप्लाई इंक्लूड्स द लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्या मनी सप्लाई में हम लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई को इंक्लूड करते हैं? नो, मोस्ट लिक्विड मेजर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है? मैंने ये चीज आपको जो है प्रीवियस हमारे कुछ वीडियोस में बोली भी है कि अगर आप लोगों के सामने सिर्फ अगर मनी सप्लाई लिखा हो, वहां पर मेजर नहीं लिखा है, सिर्फ मनी सप्लाई लिखा है, तो आप क्या अज्यूम करते हो कि इसमें जो है M1 वाले कंपोनेंट्स आ रहे हैं। M1 वाले कंपोनेंट्स मतलब कि मोस्ट लिक्विड वाले, ठीक है? लीस्ट लिक्विड हम इंक्लूड नहीं करते हैं मनी सप्लाई में। तो यह आपकी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है? मनी सप्लाई इंक्लूड्स द करेंसी विद पब्लिक आउटसाइड बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन डी, दैट इज 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। स्टेटमेंट इज हाउस होल्ड सेल लेबर एंड गेट वेजेस इन रिटर्न। क्या हाउस होल्ड अपना लेबर सेल करते हैं और वेजेस जो है उन्हें मिलते हैं रिटर्न में? यस, तो दिस इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 है आपका, फर्म्स सेल प्रोडक्ट्स एंड गेट प्रॉफिट्स इन रिटर्न। Is this true? Yes, this is also true. That means both these statements are true. तो option A would be the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें एक और वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। नेम द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स विद अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। इकोनॉमिक असिस्टेंस का नेम हमें बताना है। टैक्सेस, रेंट, सब्सिडीज, रेमिटेंसेस, इसमें से हमें क्या बताना है? इकोनॉमिक असिस्टेंस को जो है नेम करना है, जो कि गवर्नमेंट किसे देती है? फर्म्स और हाउसहोल्ड्स को देती है विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। What it would be? It would be subsidies. That is option C would be the correct option. ठीक है? नेक्स्ट पर आते हैं। Two friends, Meera and Sindhu, were discussing the exchange rate system. Under this system, the exchange rate are determined by the market forces of demand and supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rates within the specific range.
The above mentioned statement was given by Sindhu. Identify the type of exchange rate system was she talking about. ठीक है, she was talking about. सो हमें यहाँ से क्या बताना है, ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया है इसमें से बताना है कि कौन से पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट के बारे में बात की गई है. ऑप्शन है आपके पास में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. फिर से पढ़ें. अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द market forces of demand and supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rate within the specific range. ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई भी है, साथ ही साथ कोई competent authority भी है जो कि उसे क्या करती है, मैनेज करके रखती है. तो दैट वुड बी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का और वाला जो क्वेश्चन है वो देखें. सो अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन द टू मेन कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन आर डैश एंड डैश. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव. ठीक है, ये दो, इनमें से हमें दो चीजें देखनी है, दो हमारे जो ब्लैंक्स है वो फिल होंगे. अल्टरनेटिव्स आप लोगों के पास में यहाँ पर है. ठीक है, 1 and 2, 1 and 3, 3 and 4 and 4 and 1. ऑलराइट, तो अल्टरनेटिव्स जो हैं उन्हें हम लोग इसमें से देखते हैं कि क्या यहाँ पर फिट करेंगे, उसके बाद में अल्टरनेटिव्स पर चले जाएंगे. सो अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन द टू मेन कैटेगरीज ऑफ अकाउंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस आर डैश एंड डैश. क्या क्या जो है दो अकाउंट्स कौन से होते हैं वो बताना है. करेंट अकाउंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट. बहुत ही क्लियरली हमें पता है दैट इज करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो जो 1 and 3 है वो वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. दैट इज योर ऑप्शन बी, 1 and 3. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर. रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. क्या है असर्शन, रीजन, ये पढ़ते हैं. असर्शन गिवन है डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ कन्वीनियंट मोड फॉर पेमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इवन दी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन. क्या ये बात सही है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही है कि डिमांड डिपॉजिट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस. रीजन में है आपका डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विड्रॉएबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी विड्रॉन अगेंस्ट इशू ऑफ चेक्स एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेमेंट. क्या ये बात सही लिखी है? बिल्कुल नहीं, दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. जो डिमांड डिपॉजिट है वो नॉन विड्रॉएबल होते हैं क्या? नहीं, डिमांड डिपॉजिट्स आर विड्रॉएबल इन नेचर. तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर. What are demand deposits? Demand deposits क्या होते हैं? Options are demand deposits are the deposits which can be withdrawn on demand by the depositors from bank. B है आपका demand deposits are deposits which cannot be withdrawn on demand by the depositors from bank. C, demand deposits are the loans which can be taken from bank. And D, demand deposits are the deposits where fixed amount needs to be given every month and matured amount can be withdrawn during maturity period. कौन सा सही ऑप्शन है डिमांड डिपॉजिट के बारे में? Your option A, that is demand deposits are the deposits which can be withdrawn on demand by the depositors from bank. ठीक है, तो ऑप्शन A would be the correct option. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब हमारे पास में जो है क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे. देखते हैं कि क्या गिवन है और उन्हें कैसे आंसर करना है, इस चीज़ को समझते हैं. सबसे पहले जो आपके पास में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है. गिवन है आप लोगों के पास में कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम. क्या पर्टिकुलर जो है हमारे पास में इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से देखते हैं कि हम कैसे अपने ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने वाले हैं. क्या क्या चीज़ें गिवन है स्टूडेंट्स? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, आपकी रेंट एंड इंटरेस्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सब्सिडीज, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड मिक्स्ड इनकम. ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास में वेरियस जो पर्टिकुलर्स हैं, जो कंपोनेंट्स है वो गिवन है. सबसे पहले आ जाओ ऑपरेटिंग सरप्लस पर. ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट. ठीक है, देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो है हम लोग अपने ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड करेंगे. रेंट एंड इंटरेस्ट है, इस चीज को ले लेंगे, कितना? 800. उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस है, कॉर्पोरेशन टैक्स है. कॉर्पोरेशन टैक्स किसका पार्ट होता है स्टूडेंट्स? दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट.
क्या प्रॉफिट हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है? प्रॉफिट हमारे पास में डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो प्रॉफिट नहीं गिवन है तो प्रॉफिट के जो कंपोनेंट्स है वो ले लेंगे हम लोग। कॉर्पोरेशन टैक्स ले लेंगे 460 का। उसके बाद में यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो हमारे पास में है क्या? डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आ जाएगा हमारा 940 का, ठीक है। देन यू हैव अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो भी आपके प्रॉफिट का पार्ट होता है, दैट इज 300, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को मिलाकर बनाया जाता है। तो रेंट इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, रॉयल्टी जो है वो हमारे पास में गिवन ही नहीं है, तो हम जो है उसे क्या मानेंगे? जीरो अज्यूम कर लेंगे। इन सबको ऐड कर कर वील गेट ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस निकलने के बाद में अब आते हैं डोमेस्टिक इनकम पर। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम इज NDPAT-FC। इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हैं, तो अगर इनकम मेथड से हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला विल बी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। क्लियरली इतना करना है हमें। ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोग ऑलरेडी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो इन चीजों को हम लोग सेपरेटली नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू उससे यहाँ पर ले आएंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वी हैव दिस 2000 का, तो ये 2000 ले लेंगे। एंड मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम है क्या हमारे पास में? बिल्कुल है, तो मिक्स्ड इनकम आ जाएगी आपकी कितनी? 200 की, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ऐड करके आपको ऑपरेटिंग सरप्लस रिस्पेक्टिवली और जो डोमेस्टिक इनकम है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो फिगर्स है ये किसमें गिवन है? रुपीज इन करोड़ गिवन है, तो इस चीज को याद रखना। डिनोमिनेशंस जो है वो हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ ऑपरेटिंग सरप्लस पर। रेंट एंड इंटरेस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सारे फिगर्स को नोट डाउन कर दिया, सबको ऐड कर कर आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज 2500 करोड़ का। देन आ जाओ डोमेस्टिक इनकम पर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, दैट इज 2000, 2500 एंड 200, सबको ऐड कर दिया, क्या आ गया आपके पास में? 4700 करोड़, दैट इज NDPAT-FC, ठीक है। रुपीज करोड़, ये टर्म्स जो है ये लिखना मत भूलना। अगर आपने सिर्फ यहाँ पर 2500 या 4700 लिख दिया तो आपके जो है ना हाफ मार्क्स दोनों चीजों पर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना ये प्रॉपरली आपके आंसर को आपको कंप्लीट करके लिखना होता है। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पर आ जाएं। अभी नेक्स्ट पर आने से पहले इसी का जो एक और वाला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फाइनल गुड्स बोला गया है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर बोला गया है कि 2 एग्जाम्पल आप दो किसके? फाइनल गुड्स के, तो इतना जो है आपको खुद को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है कि अच्छा 2 एग्जाम्पल्स के एक मार्क्स हो गया और 1 मार्क्स हमें और चाहिए, ठीक है। या फिर मान लो हाफ मार्क्स भी अगर हमें और चाहिए तो हम कहाँ से लें? तो उसके लिए हमें जो है फाइनल गुड्स की जो डेफिनेशन है वो बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप फाइनल गुड्स को एक्सप्लेन कर दोगे कि फाइनल गुड्स होते क्या हैं। उसके बाद में आप जो है इसके एग्जाम्पल्स दे दोगे, ठीक है। टैक्सी परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर, व्हाई इट इज अ फाइनल गुड, उसे भी एक्सप्लेन कर दो साथ में। एज इतना लिखोगे आप, टैक्सी परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर इट इज अ फाइनल गुड, क्यों है ये? एज इट इज द फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। वेजिटेबल्स परचेज बाय हाउस होल्ड, तो इसके आगे लिख दोगे एज इट इज कंज्यूम्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, तो आपका जो आंसर है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अपार्ट और क्या चीजें आप लोगों को लिखनी है? आई गेस क्लियर हो गया है। आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज हाउ। अब हमें क्या बताना है कि सेल और परचेज का जो एक्ट है वो सेपरेट कैसे हुआ? विद इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। आंसर है अंडर द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एन इंडिविजुअल वर टू ऑकर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था? सेल और परचेज एक ही टाइम पर होता था। अगर मुझे कुछ परचेज करना है तो दैट मीन्स कि मुझे कोई ना कोई गुड जो है वो सेल भी करना पड़ेगा। तो एक हाथ से मैं परचेज करूंगी, एक हाथ से मैं सेल करूंगी, तो सेल और परचेज जो है वो सेम टाइम पर चलते थे। लेकिन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ऐसा नहीं है। अगर मुझे कुछ परचेज करना है तो मैं सिर्फ उसे परचेज कर सकती हूँ, मुझे कोई भी पर्टिकुलर गुड को, आइटम को सेल करने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ मनी आई कैन जस्ट परचेज वन थिंग, और जब मुझे सेल करना है तो मुझे ये देखने की जरूरत नहीं कि कोई उसे परचेज करे, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ परचेज करना पड़ेगा। अगर मैं सेल कर रही हूँ तो मैं सिर्फ सेल कर दूंगी और मुझे उसके एक्सचेंज में क्या मिलेगा? मनी मिल जाएगा, ठीक है। So to buy a thing, an individual must at the same time sell something needed by the other person. Also, sale and purchase by an individual must be of equal value. But with the introduction of money, an individual
can buy a commodity or service with money without selling anything at the same time. Thus, with the introduction of money, acts of sale and purchase are separated. All right, I guess question is clear to you. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट इज द कंजम्पशन फंक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड अ ग्राफ. ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है उसे एक्सप्लेन करना है हमें शेड्यूल और ग्राफ के हेल्प से. तो कंजम्पशन फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. इसको हमने सिंबॉलिकली भी एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज C इज इक्वल्स टू F ऑफ Y. Consumption function or propensity to consume shows the willingness of households to purchase goods and services at a given level of income during a given time period. ठीक है, यहाँ पर हमने बताया कि कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि कंजम्पशन फंक्शन शो क्या करता है. ठीक है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लिखना अगर ऐसा कोई काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाए तो कंजम्पशन फंक्शन जो है या फिर जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हमें ये शो करता है कि एक जो हाउस होल्ड है वो कितना विलिंग है अपनी जो एडिशनल इनकम है उसे स्पेंड करने के लिए, या अपनी जो भी इनकम है उसका कितना पार्ट वो विलिंग है कंजम्पशन के लिए स्पेंड करने के लिए. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज शोन बाय द कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, अब इसे शेड्यूल और ग्राफ के हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना है. शेड्यूल हमने ये बना दिया, कंजम्पशन ले लिया और इनकम ले लिए. आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बताना है, विद इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, अब आप लोग ग्राफ में दो चीजें कर सकते हो, या तो आप ग्राफ इसी का जो है एक्सप्लेन करो, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो फिगर्स है वो लो, या फिर आप डायरेक्टली ग्राफ जो है वो बिना फिगर्स के भी बना सकते हो. ठीक है, हमने क्या लिया, इनकम ले लिया अपनी एक्स एक्सिस पर, कंजम्पशन ले लिया वाई एक्सिस पर. ठीक है, यहाँ पर एक इनकम का जो है ग्राफ बना दिया और एक जो हमारा कंजम्पशन है वो एक्सप्लेन कर दिया. अब ये कंजम्पशन आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है. यह हो गई आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट इज C बार. उसके बाद में दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम जहां पर C इज इक्वल्स टू Y है. इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं जो कि जीरो सेविंग हमें शो करता है. ऑल राइट, इस इक्विलिब्रियम लेवल के अबव जो है सेविंग्स हमें देखने को मिलती है और उसके पहले डिस सेविंग्स देखने को मिलती है. ये हो जाता है हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है उसका ग्राफ, उसका शेड्यूल और उसका मीनिंग. आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इसका जो और वाला क्वेश्चन है उस पर आते हैं. और में हमारे पास में गिवन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच का जो डिफरेंस है वो बताना है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3 जो है वो आपको डिफरेंस बताने ही बताने हैं और ज़्यादा बेटर वुड बी कि अगर आप 4 डिफरेंसेस बता दो तो. ठीक है, और डिफरेंसेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, उन्हें आपको आंसर कैसे करना है, उन्हें आपको आंसर करना है टैबुलर फॉर्मेट में. पैराग्राफ बनाकर डिफरेंस नहीं बताना है. डिफरेंस अगर हमें बताना है तो हमें जो है उसे प्रॉपर टेबल फॉर्म में जो है बनाना है. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आर. हमने एक बेसिस पॉइंट ले लिया, APS हो गया, MPS हो गया. सबसे पहले एक जो बहुत ही सिंपल आपका बेसिस पॉइंट होता है दैट इज द मीनिंग. ठीक है, सबसे पहले आप मीनिंग बता दो. तो इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द टोटल सेविंग एंड द टोटल इनकम. एंड MPS क्या है, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम. Then comes वैल्यू कितनी हो सकती है, सो द वैल्यू ऑफ APS कैन बी लेस देन 0 when there are dis savings, that is still consumption is more than national income. ठीक है, जो APS है उसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम हो सकती है टिल द पॉइंट जब तक डिस सेविंग्स हो रहा है. दैट मीन्स जब तक कंजम्पशन और इनकम जो है वो इक्वल बनते हैं तब तक जो है आपकी जो सेविंग है वो 0 हो सकती है. ठीक है, 0 से कम हो सकती है. सॉरी, MPS की बात करें तो MPS कैन नेवर बी लेस देन 0 एज द चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, जो MPS है वो कभी भी 0 के बिलो नहीं जा सकती है. ठीक है, इसमें आप जो है स्टूडेंट्स 1 वाला जो रिलेशन है वो भी बता सकते हो कि APS जो है वो कभी भी जो है आपका किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. MPS भी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. अब दोनों 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं तो दोनों में सिमिलैरिटी आ जाती है, वो इसलिए वो चीज़ हमने यहाँ पर नहीं लिखी है. बाकी आप लिख सकते हो, इसी के साथ में इंक्लूड कर सकते हो कि लेस देन 0 हो सकती है बट ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है, और वो जो है वो लेस देन 0 भी नहीं जा सकती है और वो ग्रेटर देन 1 भी नहीं जा सकती है. मतलब कि वो 0 से 1 के बीच में चलती है MPS. ठीक है,
देन उसके बाद में हम इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं, एपीएस इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय वाई होता है, एमपीएस इज इक्वल्स टू चेंज इन एस दैट इज चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होता है, ठीक है। तो ये बन जाता है क्या, हमारा पूरा जो डिफरेंस है वो कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, What is the difference between balance of trade and current account balances? Balance of trade और current account balances में क्या difference है? So balance of trade refers to the balance occurring on account of export and import of visible items, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे balance of trade कहते हैं। और जो current account balance है वो क्या include करता है, current account balance include export and import of goods, export and import of services, unilateral transfers from one country to other country and ये जो चीज़ है, ठीक है। सो दस बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली अ कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसमें आप क्या यूनिकनेस ला सकते हो, आप एक चीज़ कर सकते हो, पेंसिल लो अपनी और ये बना दो, ठीक है। एक वेन डायग्राम आप बना सकते हो, यहाँ पर आप जो है बता सकते हो कि दिस इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड दिस इज व्हाट योर करेंट अकाउंट, ठीक है। ये हो जाता है, तो ये क्या शो कर रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो मेयरली क्या है, वो मेयरली एक कंपोनेंट है करेंट अकाउंट का। करेंट अकाउंट में आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आता है गुड्स का एंड दिस, ये जो चीज़ है यही आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, यह आपके करेंट अकाउंट का पार्ट है, बट ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर हमने टेबुलर फॉर्मेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आज सच आप बहुत डिफरेंस नहीं बता सकते हो। यहाँ पर क्या है कि करेंट अकाउंट का एक पार्ट होता है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो उसे आप जो है डिस्टिंग्विश करके बताना आप लोगों के लिए बेसिस पॉइंट बनाना मुश्किल हो जाएगा उतने, इसलिए अब ऐसे केस में जो है हमने जो अपना डिफरेंस है वो टैबुलर फॉर्मेट में ना बनाकर बताकर कुछ इस वे में जो है उसे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आई गेस जो है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। फिर इसका एक और वाला क्वेश्चन ले लो, व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉज अ चेंज इन द असेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द रेसिडेंट्स और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कैपिटल अकाउंट्स है, सॉरी कैपिटल अकाउंट्स जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक क्या है हमारा कंपोनेंट है जो कि रिकॉर्ड करता है उन सारे ट्रांजैक्शंस को व्हिच आर रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट्स एंड और गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो कंपोनेंट्स अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आ जाता है आपके प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री रिसीव्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन्स। Receipts of such loans are recorded as positive or credit items and their repayment as negative or debit items, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स में आ गया आपका प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, उसके बाद में आ जाते हैं आपके ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। सो इट इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। For example, government borrows loan from the international organization like IMF, World Bank, etc. to finance the deficit of BOP. Receipts of such loans are recorded on positive, that is credit side, and repayment on the debit side, ठीक है। Then comes the banking capital, so it refers to capital movement in the form of foreign exchange transactions and investment in foreign currency and securities by foreign branches of Indian commercial and cooperative bank which are authorized to deal in foreign exchange. It also includes deposit of non-residents. All right. Then comes the foreign direct investment, so it refers to purchase of an asset in the rest of the world such that it gives direct control to the purchaser over the asset. For example, acquisition of foreign firm by an Indian firm. Then comes the portfolio investment, so it refers to the purchase of an asset in the rest of the world such that it does not give any direct control over the asset to the purchasers. For example, purchase of share of foreign firm by the Indian firm. Foreign institutional investment is also the part of foreign investment. All right, is also the part of portfolio investment. All right, तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर कंप्लीट। हमने कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दिया, और जो वेरियस कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं उन्हें क्या कर दिया, उन्हें भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।
Then comes to the next question. The saving function of an economy is given as S is equals to minus 250 plus 0.25y. If the planned investment is rupees 2000 crores, calculate the following. ठीक है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 2000 करोड़ का है, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ये दोनों चीजें। क्या है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है। वी नो स्टूडेंट्स कि जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होती है तो S इज इक्वल्स टू I होता है। S का फंक्शन क्या गिवन है, S का फंक्शन गिवन है माइनस 250 प्लस 0.25y, और इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है हमारे पास में, इन्वेस्टमेंट गिवन है 2000 का, इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2000। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या y की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, यही हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो आई गेस इक्वेशन आपको मिल गई है, अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और जो y की वैल्यू वो निकाल लेनी है। तो आपका इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। सेकेंड वाला देखें, एग्रीगेट डिमांड ऑफ इनकम ऑफ 5000 करोड़। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एट इनकम आएगा, ये एट इनकम ऑफ 5000 करोड़। अब क्या है हमारे पास में, इनकम गिवन है कितनी, 5000 की। फाइंड आउट क्या करना है, एडी फाइंड आउट करना है। एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एडी के कंपोनेंट्स होते हैं सी प्लस आई। आई आपके पास में ऑलरेडी है 2000, सी आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज कंजम्पशन फाइंड आउट करना है। नाउ वी नो कि कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन में सिमिलैरिटीज होती है, क्या होती है, S इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई होता है, और C इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई होता है। ऑलराइट, तो सी बार, ये जो माइनस सी बार है उसे सी बार में कन्वर्ट करें, माइनस का साइन हटा दो, दैट वुड बी 250। तो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 250 प्लस बी दैट इज एमपीसी होता है, 1 माइनस बी कितना होता है, एमपीएस होता है। तो 0.25 अगर एमपीएस है तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.25 दैट विल गिव यू एमपीसी, तो ये आ जाएगा आपका 0.75 मल्टीप्लाइड बाय y आपको करना है, y आपके पास में गिवन है कितना 5000, तो ये 5000 लिख दो। जब आप इस पूरे को सॉल्व कर दोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हमारे पास में 2000 का गिवन है, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एडी मिल जाएगा। ठीक है, आई गेस की कंसेप्ट समझ में आ गया दोनों ही क्वेश्चन का कि कैसे जो है आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। अब इसका जो आंसर है वो हम लोग फाइंड आउट कर लें। सबसे पहले फर्स्ट वाला कर लेंगे, S इज इक्वल्स टू माइनस 250 प्लस 0.25y, दिस इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे आंसर करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम in the economy exist when S is equals to I. So substitute the value of saving and investment. वही चीज हमने यहाँ पर क्या की, सब्सटीट्यूट कर दी। थोड़ा सा हमने क्या किया, माइनस 0.25y को यहीं रहने दिया, 2000 में जो है हम 250 को ऐड कर देंगे, सो दैट विल गिव यू समथिंग दिस। अब इसको आप डिवाइड कर दो, जब आप 2250 को डिवाइड करोगे 0.25 से तो यू विल गेट द आंसर 9000। ठीक है, यहाँ से क्या करना, यहाँ से आपका डेसिमल हटाना, ये आ गया आपका कितना 100। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व कर दो, या तो आप 2250 को जो है 25 से डिवाइड कर दो, या फिर 100 को 25 से डिवाइड कर दो, कोई भी चीज कर सकते हो। लेट्स टेक कि ये जो है हमने 5 से क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, 5 5 ज़ा 25, तो इसे भी आप क्या कर दो, 5 से सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 450, then this comes 1, this will go 90 into 100 will give you 9000। बहुत ही इजीली डिवीजन हो गया। ये नहीं करना है कि आपको डायरेक्टली जो है 25 से जो है 0.25 से जो है डिवाइड करने बैठे, इजी वे में जो है इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 9000। तो इनकम जो है आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वो निकल गई है 9000 करोड़ की। ठीक है, फिर इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है उस पर आ जाओ। C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई होता है, दैट विल गिव यू 250 प्लस 0.75 आएगा। ठीक है, दिस वुड बी 250 प्लस 0.75 इंटू 5000। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 250 प्लस 1250, दैट विल गिव यू 1500। तो AD इज इक्वल्स टू C प्लस I, दैट मीन्स 1500 प्लस 2000 विल गिव यू 3500। ठीक है, दिस वुड बी रुपीज 3500। ऑल राइट, तो 3500 वुड बी योर एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट डिमांड दैट वुड बी इन यूनिट्स ओनली, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 35 यूनिट्स वुड बी दी AD। ठीक है, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड कितना हो जाएगा आपका 3500 यूनिट्स का हो जाएगा। ऑल राइट,
आई गेस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया। आगे बढ़े अब हम लोग नेक्स्ट वाले जो हमारा क्वेश्चन है उस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट सिग्निफाई, कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या सिग्निफाई करता है और क्या जो है कोई भी काइंड ऑफ फिस्कल डेफिसिट हो सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर दें कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सो इट रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच द बजटरी एक्सपेंडिचर इज मोर देन द बजटरी रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब वही चीज को हमने क्या कर दिया, वही चीज को हमने फॉर्मूले के बेस पर बता दिया। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, सो देयर कैन बी अ फिस्कल डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। इट इज पॉसिबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो हो सकता है विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट कुछ इन सिचुएशंस में। फर्स्ट है आपका व्हेन रेवेन्यू बजट इज बैलेंस्ड एंड कैपिटल बजट शोज अ डेफिसिट। ठीक है, हो सकता है ना कि हमारी कंट्री में जो रेवेन्यू बजट है वो क्या है, वो तो बैलेंस्ड है, लेकिन कैपिटल बजट इज नॉट बैलेंस्ड। फिस्कल डेफिसिट में आपका कैपिटल और रेवेन्यू दोनों आएगा। रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो रेवेन्यू बजट हम उसे लेते हैं, राइट। तो हो सकता है कि रेवेन्यू बजट जो है वो आपका बैलेंस्ड है लेकिन कैपिटल बजट डेफिसिट में है, तो उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। या फिर व्हेन देयर इज अ सरप्लस इन द रेवेन्यू बजट बट द डेफिसिट इन द कैपिटल बजट ग्रेटर देन दिस सरप्लस। ठीक है, मान लो कि रेवेन्यू बजट में सरप्लस है, ठीक है, तो अगर सरप्लस है तो वो डेफिसिट में तो नहीं है। तो अगर रेवेन्यू बजट में सरप्लस है लेकिन ये जो डेफिसिट है आपके कैपिटल बजट का वो अगर रेवेन्यू बजट के सरप्लस से ज्यादा आ जाए तो भी जो है फिस्कल डेफिसिट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लो जो रेवेन्यू सरप्लस है वो कितना है, वो है आपका, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल 1000 रुपीज का। ठीक है, और वहीं अगर हम कैपिटल डेफिसिट की बात करें तो कैपिटल डेफिसिट है आपका 2000 रुपीज का। तो इन दैट केस ये जो 1000 है वो तो यहाँ पर इसको काउंटर कर देगा, लेकिन फिर भी 1000 का डेफिसिट बचेगा ना कैपिटल अकाउंट पे, तो जो 1000 का डेफिसिट है वो आपका फिस्कल डेफिसिट दिखाएगा। ठीक है, वो आपका फिस्कल डेफिसिट में शो किया जाएगा। ऑल राइट, सो देयर कैन बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया है क्वेश्चन प्रॉपरली। आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन आप लोगों के पास में, इसमें दो पार्ट्स है। फर्स्ट वाला पार्ट इज इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट विल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया be recorded, give reasons. Second is what will be the effect of foreign investment in India on exchange rate, explain. ठीक है, आंसर देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला। Foreign investment will be recorded in the capital account of BOP accounts because these give rise to foreign exchange liabilities. Foreign investment will be recorded on credit side because this brings in foreign exchange to the economy. ठीक है, एंड देन सेकेंड अगर हम लोग देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एड्स टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड रिमेनिंग अनचेंज्ड, इट ब्रिंग्स डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस ऑन एक्सचेंज रेट। ठीक है, आप इस चीज को स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी एक्सप्लेन कर देना। दैट मीन्स इसके साथ साथ में हम क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, एक डिटेल्ड जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो हो जाएगा। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम वो चीजें करेंगे। अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में होता तो आप इतना लिख दो सफिशिएंट है, 3 मार्क्स में होता उतना लिख दो सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो ये इस वे से आप डिटेल्ड आंसर बता सकते हो इसका कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में वो हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के, क्योंकि इट विल लीड टू द डिक्रीज इन द असेट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एज इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, और फिर जो सेकेंड वाला है दैट इज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है उसके लिए हम एक क्या बना देंगे, ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल लीड टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. If the supply of foreign exchange increases in the foreign exchange market, it will lead to rightward shift in the supply curve from SS to S1 and exchange rate will fall from R to R1. ठीक है, तो अगर जो है सप्लाई बढ़ती है तो ये SS से S1 पर चला जाएगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम था, अब ये न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, R से हम लोग कहाँ आ गए, R1 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर कर सकते हो। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब जो है हमारे पास में सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए के जो वेरियस क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। सेक्शन बी के अब जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो जो MCQs हैं इसके वो सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्या गिवन है। Just as the country can turn physical resources like land into physical capital like factories, similarly it can also turn human resource like nurses, farmers, teachers, students into human capital like engineers and doctors. Which of these justify the need of human capital? क्वेश्चन सिंपल सा था कि इनमें से हमें बताना है कि ह्यूमन कैपिटल की नीड को कौन जस्टिफाई कर रहा है। इतनी सारी चीजें जो है वो हमें एक्स्ट्रा में ऐसे ही पढ़नी पड़ी, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। इट लीड्स टू एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, it helps in creating a society free of discrimination, and D, it allows individual freedom। तो क्यों जो है जो आपका ह्यूमन कैपिटल है उसकी नीड क्यों है? बिकॉज इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रो करेगी तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपकी एक मेन क्या है, एक मेन हम बोलेंगे कि नीड है आपके ह्यूमन कैपिटल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। जो चाइना और पाकिस्तान के बारे में हमें कुछ चीजें गिवन है, तो हमें जो है इसे प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, प्रॉपर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इन पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन चाइना एंड पाकिस्तान फर्स्ट 5-year प्लान, ठीक है। तो अब इसे क्या करो, इसे आप प्रॉपर क्रोनोलॉजी में ऐड करो। पाकिस्तान फर्स्ट 5-year प्लान कौन से ईयर में आया था? 1956 में, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन चाइना कब हुआ था? 1978 में, ऑल राइट। Then comes the next one, nationalization of capital goods in Pakistan। कैपिटल गुड्स का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1970s में। और जो आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड है ऑफ चाइना वो कब आया था स्टूडेंट्स? दैट वाज इन 1958, ठीक है। तो इसमें से आपका करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या होगा? 4, 1, 3 एंड 2, ठीक है। तो 4, 1, 2 एंड 3, 4, 1, 2 एंड 3 वाला जो ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन सी। 4, 1, 2 एंड 3 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें एक और वाला क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। Which of the following countries has highest infant mortality rate per 1,000 live birth? Options are India, China, Pakistan, none of these। क्या बताना है हमें? हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बताना है। तो हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पाकिस्तान, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी एज अ मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर वुड बी और ऑप्शन बी, चाइना। नेक्स्ट पर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। असर्शन गिवन है, नाबार्ड डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट लोन्स टू फार्मर। नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट लोन्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है टू द फार्मर्स। इज दिस ट्रू और फॉल्स? तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, कि जो है नाबार्ड डायरेक्टली जो लोन्स है वो प्रोवाइड नहीं करती है। रीजन में लिखा हुआ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज एन अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। इज दिस ट्रू? यस, ये बिल्कुल ट्रू है कि जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है वो एक अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है एक ओवरऑल रेगुलेशन के लिए, और वो जो है सारे ये जो रीजनल रूरल बैंक है इनके लाइसेंसिंग और कोऑपरेटिव बैंक जो है उन्हें क्या करती है, उन्हें रेगुलेट करती है। ये बात भी सही है। तो क्या इसीलिए नाबार्ड जो है वो फार्मर्स को डायरेक्टली लोन नहीं दे रही है? तो ये स्टूडेंट्स, जो नाबार्ड है वो डायरेक्टली लोन क्यों नहीं दे रही है? बिकॉज नाबार्ड का काम तो कुछ और है। नाबार्ड एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एक अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो उनका काम है इन सारी जो छोटी छोटी जो बैंक्स वगैरह हैं उन्हें क्या करना, उन्हें रेगुलेट करना। तो आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन है आपके पास में, बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ आर इंपॉर्टेंट इन देमसेल्व्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द लेबर प्रोडक्टिविटी। क्या ये बात सही है?
बिल्कुल सही है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू लेबर प्रोडक्टिविटी जो बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। रीजन है आपका ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। क्या ये सही है? ये बात भी सही है। अब क्या ये इसका रीजन है स्टूडेंट्स? तो देखो दोनों चीज जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसे एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना कि क्यों जो है ये चीज जरूरी है। ये जो रीजन में हमने बोला कि अपार्ट फ्रॉम लेबर प्रोडक्टिविटी जो बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ है वो जरूरी है, तो रीजन में जो स्टेटमेंट है वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही कि वो क्यों जरूरी है। तो अल्टीमेटली दोनों चीजें ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, डैश इज नॉट द रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। Options are use of fertilizers, lack of irrigation facility, low levels of technology, various systems of land settlement। इनमें से क्या है जो कि रीजन नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन के पीछे का? करेक्ट ऑप्शन वुड बी वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट, ठीक है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, lack of irrigation facility, low level of technology। स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, ठीक है। हमारा जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था उसकी वजह से भी स्टैग्नेशन आया था, लेकिन जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं उसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हम स्टैग्नेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर refers to the distribution of dash population into various sectors of economic activity। जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो किस चीज का जो है आपको बता रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश, वर्किंग, नॉन वर्किंग, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी, ठीक है। कौन सी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बात करता है? वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में। दैट मीन्स ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें और वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्लान? इकोनॉमिक प्लान क्या होता है? तो ऑप्शंस आर, अ प्लान इज हाउ द नेचर्स रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड, having some general goals and achieving specific objectives within a specific period. A plan is a blueprint for infrastructure development. A plan is the government budget and a plan is the allocation of resources. Correct option would be your option A, ठीक है। With no doubt हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन A जो है वो क्या है? वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What does green revolution imply? Green revolution क्या imply करता है? Decrease in production of food grains, increase in production of food grains, increase in green cover और decrease in green cover। तो green revolution क्या imply कर रहा है students? It is implying increase in production of food grains, ठीक है। तो option B is the correct option। नेक्स्ट है इसका और वाला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। असर्शन है द गोल ऑफ इक्विटी वाज फुली सर्व्ड बाय द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। क्या ये बात सही है? नहीं, दिस इज फॉल्स। द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुली सर्व्ड बाय द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। रीजन है द ग्रोथ ऑफ द कंट्री कैन लीड टू इनकम इनइक्वालिटी एंड with more modernization unemployment will increase leading to people living under poverty line। क्या ये बात सही है? येस, दिस इज ट्रू कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, बिकॉज मोर टेक्नोलॉजिकली जो है गुड्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे या जो भी काम है वो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन ज़्यादा हो जाएगा, तो लोगों की ज़रूरत कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ना है, ठीक है। ऑल्सो जो है इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इंडस्ट्री इज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर? इनमें से कौन सी जो है पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड इंडस्ट्री है? एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, मेडिसिन एंड ऑटोमोबाइल। करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट? ठीक है, इनमें से कौन सी जो है पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी ताकि इंडियन गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो इंक्रीज की जा सके? एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड, import licensing was abolished, rate of the corporation tax was reduced and foreign institutional investors were allowed to invest in India।
करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, हमारे गुड की जो वैल्यू है वो फॉरेन गुड में क्या करना है, बढ़ाना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज रिमूव किए गए। एक्सपोर्ट ड्यूटीज रिमूव करने से जो हमारे गुड्स हैं वो रिलेटिवली चीपर बनेंगे फॉरेनर्स के लिए, और वो लोग जो है हमारे गुड्स को परचेज कर सकेंगे। ठीक है, सो इसलिए जो है एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव, तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाता है हमारे पास में क्वेश्चन आंसर टाइप्स। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन योर ओपिनियन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू द इकोनॉमी। ठीक है, हमारे ओपिनियन में हमें बताना है कि प्राइवेटाइजेशन के क्या जो है एडवांटेजेस रहे हैं इकोनॉमी के लिए। तो जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 60 to 80 वर्ड्स में आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस थे प्राइवेटाइजेशन के। फर्स्ट वन इज प्राइवेटाइजेशन विल इंट्रोड्यूस एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनमें प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी जो है वो इंट्रोड्यूस की जा सकती है। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर्स सोवरेनिटी, हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इंप्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सुप्रीम जिसको हमने मान लिया। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब कि जो कंज्यूमर की चॉइस है वो सुप्रीम है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो प्रमोट करता है कंज्यूमर की सोवरेनिटी को, दैट विल इंड्यूस कि अगर हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी है तो ज्यादा जो है वाइडर चॉइसेस रहेंगे और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हो सकती है। ठीक है, privatization will reduce budgetary deficits which result from expenditure on loss making PSUs। प्राइवेटाइजेशन जो है वो बजटरी डेफिसिट को रिड्यूस कर सकता है जो कि लॉस मेकिंग PSUs से जनरेट होता है। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, अनलाइक PSUs प्राइवेट एंटरप्राइजेज इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये कुछ जो है एडवांटेजेस हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ग्रीन रेवोल्यूशन में लेकर आए गए थे। सो द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर those which produce large quantities of crops, especially wheat and rice. The use of these seeds require regular supply of water and optimum use of fertilizers and pesticide in correct proportions. Hence, the farmers require reliable irrigation facilities as well as financial resources to purchase fertilizers and pesticides to benefit from HYV seeds. All right, ये हो जाएंगे हमारे क्या हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इट इज नेसेसरी टू फॉर्म रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग, एक्सप्लेन। इज इट नेसेसरी टू जो है फॉर्म रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग, एक्सप्लेन। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स क्या होते हैं, या आप लोगों ने वेरियस ग्रुप्स देखे होंगे, इंटरनेशनल ग्रुप्स देखे होंगे, लाइक आसियान हो गया। ठीक है, उसके बाद में G20 समिट हो रहा है, तो UN समिट, तो ये तो वो तो राइट, वेरियस चीजें। ये अगर आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह देखोगे तो उसमें आप वेरियस ये सारी चीजें जो है पढ़ते हो। तो ये क्यों जरूरी है, क्यों जो है हमें किसी भी रीजनल या किसी भी इकोनॉमिक ग्रुप का पार्ट होना क्यों जरूरी है। ठीक है, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्यों, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो आंसर लिखते हैं हम, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस मीन्स एंड स्ट्रैटेजीज टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमीज, डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड are motivated to form regional and global economic groups like SAARC, European Union, ASEAN, etc. The formation of such regional and economic group helps the member countries to know the development strategies and measures adopted by other member countries. ठीक है, जो फॉर्मेशन है ऐसे रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुप्स का वो हेल्प करता है जो वेरियस कंट्रीज हैं उनका जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी है उसे समझने में। ऑल्सो जो हमारी कंट्री या कोई भी जो मेंबर कंट्री उनके लिए जो सूटेबल है वो उसे उस मेजर को अडॉप्ट कर सके, उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, ऑल्सो जो ज्यादा प्रॉपर जो है अंडरस्टैंडिंग सारे मीन्स की, सारे स्ट्रैटेजीज की, जिससे कि इकोनॉमी स्ट्रेंथन की जा सकती है, वेरियस नेशंस जो हैं उनके साथ मिलकर जो इकोनॉमी स्ट्रेंथन की जा सकती है, उस सारी चीजों के लिए जो है ये जो रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं ये नेसेसरी हो जाती है। ठीक है, दिस enables them to analyze their strength and weaknesses and thereby
formulate policies to accelerate social progress and cultural development among its member countries. Secondly, another important purpose behind setting up of these groups is maintenance of peace and stability among member countries. ठीक है, ये जो मेंबर कंट्रीज है इनके बीच में पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है. एज वी नो कि आज की डेट में क्लोज्ड इकोनॉमी बन के रह जाना इज नॉट अ प्रॉफिटेबल थिंग, वो समझदारी वाली चीज बिल्कुल भी नहीं होगी. ठीक है, तो हमें जो है इंटीग्रेट होकर जो है रहना पड़ता है. वी हैव आवर रिलेशंस विद वेरियस कंट्रीज और वो कहीं ना कहीं जो है क्या है यूजफुल रहते ही रहते हैं. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं क्या उनका बहुत ज्यादा यूजफुलनेस है. जैसे कि फॉर सिंपल एग्जांपल हम लोग बोलें कि क्रूड ऑयल की हमें ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं उसे. अब अगर हम उसे इजी टर्म्स पर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो देयर इज अ नेसेसिटी कि जिस नेशन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमारे अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन रहें. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो इंटीग्रेशन है ऑफ वेरियस कंट्रीज, उसकी वजह से ये जो रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं ये क्या हो जाते हैं, नेसेसरी बन जाते हैं. ठीक है, these groups provide a common platform to raise their voice in a unified manner on common issues to safeguard their common interest. ठीक है, ये जो groupings हैं ये क्या करते हैं, ये आपको एक common platform जो है वो provide कर रहे हैं जहाँ पर जो है आप आपकी जो भी voice है वो एक unified manner में क्या कर सकते हो, बता सकते हो, एक कोई common issue पर बात कर सकते हो और जो एक common interest है वो safeguard किया जा सकता है. ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है वेरियस नेशंस के ये नेसेसरी होते हैं. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. What are the factors that help us in recognizing informal sector workers? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को रिकॉग्नाइज कर सके. ठीक है, so the following features help to recognize a worker working in the informal sector. A worker working in an enterprise other than the public sector establishments and the private sector establishments hiring 10 or less than 10 workers. ठीक है, बेसिकली आपको ये बताना है कि इनफॉर्मल सेक्टर के फीचर्स क्या होते हैं. तो बस उसे जो है हमने एक जो क्वेश्चन पूछा उसी के मैनर में जो हमने उसके आंसर की स्टेटमेंट को फ्रेम कर दिया कि अगर हमें जो है एक इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर को रिकॉग्नाइज करना है तो उसमें कुछ ये फीचर्स हमें देखने होंगे. फर्स्ट वन इज कि अगर कोई भी जो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है जिसमें कि 10 से कम लोगों को हायर किया जाता है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर हो जाएगा. ठीक है, this sector includes millions of farmers, agricultural laborers, owners of small enterprises and self-employed. These sections of people are not hired workers. ठीक है, इस इनफॉर्मल सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड करा हमने या क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स है, एग्रीकल्चर लेबरर्स है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस के ओनर्स हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो भी फॉर्मल सेक्टर में नहीं आता है, वो भी किसका पार्ट है, वो भी आपके इनफॉर्मल सेक्टर का ही पार्ट होता है, एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है. बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयड को आप सिंपल सी ये बात समझो कि सेल्फ एम्प्लॉयड को जो है आपके पेंशन, ग्रेट्युटी फंड्स ये सब कुछ नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो वो भी जो है वो आपके फॉर्मल सेक्टर का पार्ट नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर. सो दिस सेक्शन ऑफ पीपल आर नॉट हायर्ड वर्कर्स. ठीक है, जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें हायर्ड वर्कर्स नहीं आएंगे. मतलब कि हायर्ड वर्कर्स आएंगे अगर तो वो कौन से आएंगे, ऐसे इंटरप्राइजेस जिसमें कि 10 लोगों से कम लोग काम करते हैं वो वाले इनफॉर्मल में आएंगे. इसके अपार्ट जो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड वाले हैं वो भी आपके इसी में आते हैं. A worker working in informal sector does not enjoy social security benefits such as provident fund, gratuity, pensions, etc. ठीक है, तो कुछ इन वेज से जो है हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑल राइट, the economic interest of the workers working in the informal sector is not protected by any labor law other than minimum wages act. Therefore, workers in the informal sector are highly exposed to uncertainties of the market and have low bargaining power. ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमने 4 पॉइंट्स लिख दिया, हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. एंड विद इन दी वर्ड लिमिट जो है हमें इस आंसर को क्या करना है, कंप्लीट करना है. अब इसका एक और वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं.
ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ रिलायंट विथ रिस्पेक्ट टू द फूड ग्रेन्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने इंडिया को क्या बनाया है, सेल्फ रिलायंट बनाया है फूड ग्रेन्स के रिस्पेक्ट में। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। So the use of modern technology, extensive use of fertilizers, pesticides and high yielding variety seeds, which together formed the green revolution, led to an impressive rise in food grains production. The agriculture productivity and average yield also increased considerably. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो मेन फीचर्स वो हमने लिखे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, ये सब कुछ जो है ये टुगेदर क्या फॉर्म करता है, ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर्म करता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और जो एवरेज यील्ड है वो काफ़ी जो है कंसिडरेबल रेट्स पर हम बोलेंगे कि वो इंक्रीज हुई है। The other measures accompanying green revolution, such as the development of marketing system, abolition of intermediaries and subsidized credit for farm investment, provided greater portion of marketable surplus to फार्मर्स। ठीक है, इसके अलावा जो और भी मेजर्स हैं जैसे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन को एकम्पनी कर रहे थे, देवर जो प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम हो गया, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज हो गया, उसके बाद में सब्सिडाइज्ड क्रेडिट जो प्रोवाइड किया जा रहा था फॉर फार्म इन्वेस्टमेंट, ये सब जो है इन सब ने भी साथ में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में मिलकर जो है इंडिया को क्या बनाया, सेल्फ रिलायंट बनाया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, all these factors contributed to high crop yield, which enabled the government to procure sufficient food grains to build the buffer stock to be used in time of shortages due to scanty rainfall, delayed monsoon, drought and other natural calamities। तो इन सारे फैक्टर्स ने एक साथ में मिलकर जो है कंट्रीब्यूट किया टू हैव दी फूड ग्रेन का सरप्लस। ठीक है, और जब सरप्लस बना तो उसकी वजह से सरप्लस जो है वो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर पाई, और अब गवर्नमेंट की स्टॉक में इनफ जो है फूड ग्रेन है कि अगर कोई भी ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई भी काइंड ऑफ जो है हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी काइंड ऑफ जो है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो तो उसमें वो चीज़ें यूज़ की जा सकती है। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। RBI is the controller and regulator of commercial banks in India. How does the RBI exercise the control over them? RBI जो है वो कंट्रोलर है और रेगुलेटर है कमर्शियल बैंक का इंडिया में। RBI क्या कैसे जो है एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर दी वेरियस कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, दैट मीन्स RBI के कुछ फंक्शंस जो हैं वो हमें बता देने पड़ेंगे यहाँ पर, जिससे हम ये शो करेंगे कि देखो इस मैनर से जो है जो कमर्शियल बैंक है वो RBI के कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आया RBI कंट्रोल्स द कमर्शियल बैंक्स बाय वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, प्राइम लेंडिंग रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड फिक्सिंग द इंटरेस्ट रेट एंड डिसाइडिंग द नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, तो इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट से जो है RBI कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। इसके अलावा these are those ratios and rates that are fixed by RBI and it is mandatory for all the commercial banks to follow or maintain these rates। ठीक है, जो RBI है वो इन रेशियोज और इन रेट से जो है जो कि RBI फिक्स करता है, इन सब से जो है वो कमर्शियल बैंक के ऊपर कंट्रोल बना रहा है, बिकॉज कमर्शियल बैंक के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है इन्हें मानने के अलावा। ठीक है, all these measures control the commercial banks operation and also control money supply in the Indian economy। ये जो measures है ये क्या कंट्रोल कर रहा है, कमर्शियल बैंक को भी कंट्रोल कर पाता है RBI उससे, और साथ ही साथ जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसे भी जो है कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, तो कुछ इन वेज से जो आपका RBI जो है वो वेरियस जो कमर्शियल बैंक्स है ऑल्सो जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पुअर। माइक्रो क्रेडिट क्या होता है, SHGs होते हैं, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो क्रेडिट का जो रोल है वो हमें एक्सप्लेन करना है इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द पुअर। So microcredit plays an important role in meeting the credit requirements of the poor. Under microcredit program, farmers get adequate credit at cheaper rates.
माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम प्रमोट्स थ्रिफ्ट इन स्मॉल proportions by the minimum contribution from each member. For the from the pooled economy, from the pooled money, credit is given to the needy members, which is repayable in small installments at reasonable interest rate. Microcredit program abandons the need for any kind of collateral. It also helps in women empowerment. इसके अलावा और क्या लिखोगे? इसके अलावा आप प्रॉपरली इसमें लिखोगे कि माइक्रो क्रेडिट जो है या यू विल राइट कि SHGs इज अ काइंड ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम. SHGs क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो वेरियस आपका एक जो ग्रुप ऑफ पीपल में जो सेविंग का जो हैबिट है वो इनकलकेट करते हैं, प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो हेल्प करते हैं लोगों को कि वो अपने ही मनी से क्या कर सके, अपनी जो नीड्स वगैरह वो फुलफिल कर सके. ठीक है, तो वो पूरा जो फंक्शनिंग है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंडर. ऑल राइट, इसका अगर और वाला क्वेश्चन देखें तो व्हाट आर दी अल्टरनेटिव चैनल्स अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, गिव सम एग्जांपल्स. ठीक है, अल्टरनेटिव चैनल्स क्या अवेलेबल हैं फॉर दी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्जाम्पल्स के साथ में हमें बताना है. सो द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू द मिडलमैन वर एक्सप्लॉइटेड बाय दीज मिडलमैन. The farmers were not given appropriate price for their product. In this context, there arose a need for alternative marketing channel. ठीक है, अब देखो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या एक्सप्लेन किया कि जो आपके मार्केटिंग चैनल्स, जो अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स है, उनकी नीड क्यों अराइज हुई. तो उनकी नीड इसलिए अराइज हुई क्योंकि जो ये मिडिल मैन है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को. ठीक है, इसलिए जो है इनकी जो नीड है दैट इज अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स जो है उनकी नीड अराइज हुई है. ठीक है, सो अंडर दिस चैनल द फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स that will fetch them comparatively higher price, thereby getting attractive profits. ठीक है, जब इंटरमीडियरीज थे, बीच में मिडिलमैन थे, तो उस पॉइंट पर जो फार्मर्स है वो इतना जो है इनकम या प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते थे. तो इसीलिए जो है ये जो चैनल्स हैं ये किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, फार्मर्स को उनका जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली उनके जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उन्हें सेल करने में, जो कि उन फार्मर्स को ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. Some of the examples of alternative agricultural marketing are अपनी वांजी in states like पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. ये जो वेरियस अल्टरनेटिव हमारे मार्केटिंग चैनल्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि ये आपके बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और जो NCERT में गिवन भी है वो याद रखना, ये जो वेरियस मार्केट्स हैं, बिकॉज ये आपके MCQs में भी पूछे जा सकते हैं. ओके, तो MCQs में जो है आपके पास में वो मैच दी कॉलम वाला हो सकता है, जो पेयर वाला है उसमें पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है. तो इसलिए इन चीज़ों को जो है आपको याद रखना है. और जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें जो है हमें एग्जाम्पल कोट करने में भी वो क्या करता है, हेल्प करता है. डायरेक्टली गिवन है गिव सम एग्जाम्पल्स, तो हमें जो है प्रॉपर एग्जाम्पल्स बताना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है. ठीक है, हदपसर मंडी इन पुणे, रायतू बाजार इन आंध्र प्रदेश एंड उजावर संडीज इन तमिलनाडु. ये क्या हो गए, ये हो गए कुछ हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ दी अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल. Another alternative channel of agriculture marketing is the contract of direct sales between the farmers and the national and international companies. Right, ये चीज़ भी है कि apart from consumers जो direct MNCs हैं वो भी फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उन्हें जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो जो है फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं दैट रिक्वायर्ड फूड ग्रेन, जो भी उस पर्टिकुलर MNC को ज़रूरत है, और वो पूरा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलता है. और MNCs जो है वो काफ़ी MNCs या फिर जो हमारी नेशनल कंपनीज भी हैं वो काफ़ी जो है अच्छे रेट्स पर जो फार्मर्स हैं उनसे जो प्रोड्यूस है वो क्या करती है, परचेज करती है. तो इससे भी जो फार्मर्स के पास में एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है वो मेंटेन हो सकती है. So these companies offer advance payment to the farmers for supplying products at predetermined rates. ठीक है, so these alternative agriculture channels raise farmers' income and simultaneously reduce price risk for the small and marginal farmers. All right, I guess question is clear to you. आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेंड ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक ग्राफ गिवन है हमारे पास में और हमें ये बोला गया है कि हम इस ग्राफ से क्या बता सकते हैं अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेंड ऑफ द कंट्री. देखते हैं ग्राफ में क्या गिवन है. इन ग्राफ वी हैव रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
ग्रोथ रेट फ्रॉम 2004 टू 2014। इनिशियली हम लोग देखें तो 2004 से लेकर 2007 तक आपका जो जीडीपी है वो क्या हुआ है, वो काफी राइज हुआ है, 7.62, 9.29, 9.26 एंड 9.8, ठीक है, एक सब्सटैंशियल राइज देखा हमने। फिर 2007 से 2008 में देखो तो एकदम से क्या है, ये एकदम से जो है एक बहुत ही शार्प जो है आपका डिप आया है जीडीपी ग्रोथ रेट में, दैट वाज जस्ट 3.89%, ठीक है। इन 2008 सिर्फ और सिर्फ जो आपका जीडीपी ग्रो हुआ था वो 3.89% से ग्रो हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ग्लोबल रिसेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो अराइज हुई थी। अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता है तो बस आपको क्या करना है, ये टर्म लिख देना है कि 2008 में क्या प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है। उसके बाद में 2009 में जब वापस क्या होने लगा, जब वापस थोड़ा जो है आपकी जो पूरा ग्लोबल स्टेटस है वो अगर जब नॉर्मल होने लगा तो फिर जो है आपका जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुआ, 2009 में इंक्रीज देगा, 2010 में इंक्रीज देगा, फिर आया डिप वापस, ठीक है, फिर वापस डिप आया 6.64%, फिर 2012 में फिर डिप है आपका 4.74%, 2013 में वो इंक्रीज हुआ स्लाइटली 5.02% एंड देन 2014 में 5.63%। तो हमने ये देखा कि ओवर द ईयर्स पहले आपका जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ, फॉल हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, फॉल हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है एंड एट प्रेजेंट भी वो क्या चल रहा है, इंक्रीजिंग रेट पर हमारा जो है ग्रोथ रेट चल रहा है। तो वी कैन से कि इनिशियली हमारी कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो काफी अच्छा था, बट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन वो डाउनफॉल हमने देखा उसमें। फिर उसके बाद में फिर से हमारी इकोनॉमी ने जो अपना ग्रोथ रेट है उसको क्या किया, उसको रिवाइव किया और फिर से जो है ग्रोथ रेट एक हाई पेस पर बढ़ा, फिर थोड़ा सा डिप गया है एंड अब जो है एक सब्सटैंशियल इंक्रीज हम देख रहे हैं एंड वी आर होपिंग कि ये जो है इन फ्यूचर भी क्या रहे, आपका जो ग्रोथ रेट है वो राइज होता रहे, ठीक है। तो इस वे से जो है आप आपके पूरे आंसर को फ्रेम करोगे। The Indian economy was growing at the substantial rate till 2010 with a cyclic fall in 2008. Now after the dip in 2012 the economy is still reviving. ये आपका कंक्लूडिंग पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, या आपने जो है लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, उसके पहले जो मैंने आपको पूरा इसको एक्सप्लेन किया है उसे आप क्या करोगे, उसे आप जो हो अपने वर्ड्स में लिखने वाले हो फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उस पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो उस पर आते हैं। क्वेश्चन इज हाउ आर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, हमें ये बताना है। बता देते हैं भैया कैसे हैं ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट। Human development is a broader term as compared to human capital because human capital is a means to end whereas human development is an end in itself, ठीक है। ये जो है हम बता रहे हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉडर टर्म है, किससे, ह्यूमन कैपिटल से। क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, वो एक एंड है, ठीक है, दैट इज अ मीन्स टू एन एंड, बल्कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है दैट इज एन एंड इन इट सेल्फ, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या बता रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसको एंड रिजल्ट से मतलब होता है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो तो अपने आप में ही क्या है, एक एंड रिजल्ट है। ह्यूमन कैपिटल को किससे मतलब है, उसका एंड रिजल्ट क्या है, प्रोडक्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप में एंड कैसे हुआ, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट इज चाहे एक पर्सन प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे या ना करे, उसका जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए। All right, so human capital considers education and health as a means to make human being a good productive person. Human capital is a means to the end, whereas means apply skills that are used in the process of production and end denotes the consequent increase in the productivity. जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, वो एक मीन्स है टू दी एंड। यहाँ पर जो मीन्स का मतलब है वो क्या है, मीन्स का मतलब है वो सारी स्किल्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज की जाती है, और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है कंसिक्वेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो द हायर द लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी अचीव्ड थ्रू एक्सटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल।
वेयर एज अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ऑन द अदर हैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड इन इटसेल्फ which refers to the holistic development of the individuals. The development can be possible only by acquiring good education and attaining good health. Therefore, education and health are the two main features of human development. Human development occurs when majority of the people in the economy are educated and healthy. Thus, the end signifies the development of an individual via education and health. Therefore, we can conclude that human development is broader term as compared to ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, तो ये जो है हम एट दी एंड क्या बता सकते हैं कि हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉडर है ह्यूमन कैपिटल से, और इसी वे में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट डिफरेंट है ह्यूमन कैपिटल से. ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन क्लियर है. आई होप सो कि सारे जो क्वेश्चंस थे ऑफ आर मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर 3 वो आप लोगों को अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे. विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में आ जाते हैं. ओके, अब हम कब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाले जो पेपर है उसके साथ में, दैट इज पेपर 4 में. आई होप सो यू विल बी वेटिंग फॉर दैट पेपर, और वो भी बहुत ही जल्दी आप लोगों को जो है चैनल पे मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इन पर्टिकुलर वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. इसके अपार्ट हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com, वहाँ से भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. इन वीडियोस को वेबसाइट से एक्सेस करना बहुत ही ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज वहाँ पर बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में सब कुछ अरेंज्ड है. यूट्यूब पर कभी कभी जो है खिचड़ी बन जाती है वीडियोज़ की, समझ में नहीं आता है कि कौन सा वीडियो कहाँ है, प्लेलिस्ट कहाँ है, ये वो. तो बेस्ट ऑप्शन इज आप लोग वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से जो है आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली मिल जाएगी. इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो है सब कुछ बहुत ही क्लियरली अरेंज्ड है, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है. स्टूडेंट्स, ऑल्सो हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो आप लोगों को बुक्स एंड ई बुक्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फॉर वेरियस सब्जेक्ट एंड वेरियस जो आपकी क्लासेस हैं. इफ़ अगर आप लोग इन बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी. उस लिंक को आपको फॉलो कर एक फॉर्म फिल करना है, उसे सबमिट कर देना है. उसके बाद में हमारी जो टीम है वो आप लोगों से कनेक्ट करेगी बहुत ही जल्द. अगर आप इन बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो देयर. एंड ये जो बुक्स हैं ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से एनरिच्ड है. ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़. थैंक यू.